हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक पांडे, योर एग्रीकल्चर मेंटर। और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्रीपो। तो आज के हम लोग इस वीडियो में फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी या जिसे आप बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी, उसका हम लोग यूनिट 2 का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे कि जो मल्टीपल क्रॉपिंग है उनके अंदर के टाइप्स पढ़ रहे थे, जैसे कि पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर जैसे हम लोग पढ़े इंटर क्रॉपिंग पढ़े, मिक्स क्रॉपिंग पढ़े। ठीक है, तो उसके अलावा उसके उसी के सारे हम लोग सब टाइप्स यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको। जैसे एक बार आपको दिखा देते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े थे। क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम में हम लोग जैसे पढ़े थे मोनो कल्चर, मल्टीपल क्रॉपिंग और फैलो इन रोटेशन। तो अभी हम लोग मोनो कल्चर पढ़ चुके थे, केवल एक ही पौधा लगाना एक ही फार्म फील्ड पे ईयर बाय ईयर, और उसे हम मोनो कल्चर बोल रहे थे। मल्टीपल क्रॉपिंग मतलब एक ही फील्ड पे हम एक से ज़्यादा पौधे अगर लगा रहे हैं तो उसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग बोल रहे थे। ठीक है, तो मल्टीपल क्रॉपिंग में दो टाइप्स थे इसके, पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग और सीक्वेंशियल मल्टीपल क्रॉपिंग। तो अभी हम लोग पैरेलल मल्टीपल क्रॉपिंग के ही बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मिक्स क्रॉपिंग पढ़े, इंटर क्रॉपिंग पढ़े। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे रिले क्रॉपिंग। ठीक है, इस वीडियो में बस रिले क्रॉपिंग के बारे में बात होगी। तो ठीक है, इसी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, उनके एडवांटेज उनके डिसएडवांटेज, रिले क्रॉपिंग है क्या, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, जिससे कि आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिले क्रॉपिंग का डेफिनेशन आ चुका है। ठीक है, तो रिले क्रॉपिंग क्या लिखा है? इट इज़ द क्रॉपिंग सिस्टम इन विच सक्सीडिंग क्रॉप नेक्स्ट क्रॉप इज और सोन और प्लांटेड व्हेन द फर्स्ट क्रॉप प्रिसीडिंग crop has reached its physiological maturity stage or before it is ready to harvest is called a relay cropping। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग सरल भाषा में समझ लेते हैं, तो बुक की लैंग्वेज थी। अब देखिए रिले क्रॉपिंग होता क्या है। रिले रेस आप देखें, रिले रेस में क्या होता है, एक बंदा भागता है, उसके पीछे 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 दूसरा बंदा भागता है और वो उसको छू देता है, फिर वो उसको भागना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जैसे एक बंदा खड़ा है, ये भागते भागते आया, इसको छुआ तो ये वाला भागना स्टार्ट कर देता है, फिर वो उसको छूता है तो वो भागना स्टार्ट कर देता है। इस प्रकार से रिले रेस चलती है। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, तो होगा क्या, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने एक फार्म फील्ड पे, आपने एक खेत में एक फसल उगाई है। उस फसल उगाने के उसके मैच्योरिटी के पहले, उसके फिजियोलॉजिकल स्टेज के बाद और मैच्योरिटी के पहले। ठीक है, मैच्योरिटी मतलब वो मैच्योर नहीं हुआ, फिजियोलॉजिकल स्टेज पूरा कर लिया लेकिन अभी पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हुआ है, अभी उसकी हार्वेस्टिंग के टाइम नहीं आई है। उस हार्वेस्टिंग टाइम से पहले ही हम एक और पौधा उस पूरे ग्राउंड में, जो भी जगह खाली था वहाँ हम बो देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे फिर, जब ये ग्राउंड में जो अभी पौधा बोए ये बड़ा होगा, और जब तक ये बड़ा होगा तब तक वो जो पहले पौधा बोए हुए थे, जिसने फिजियोलॉजिकल स्टेज पार कर लिया था, वो मेच्योर हो चुका होगा, फिर हम उसको हार्वेस्ट कर लेंगे। इसी तरह ये वाला पौधा बड़ा होगा और जब तक ये मेच्योरिटी पे पहुंचेगा उससे पहले हम एक और पौधा बो देंगे। तो इस टाइप के हम क्रॉपिंग सिस्टम को रिले क्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है, जहाँ एक पौधे को हम बोते हैं और उसके मैच्योरिटी, उसके हार्वेस्टिंग से पहले एक और पौधा बो देते हैं, फिर जब तक इसकी मैच्योरिटी और हार्वेस्टिंग होने का टाइम आता है उससे पहले ही हम एक नया सीड सो कर देते हैं। ये पूरे फील्ड पे चलता रहता है। ठीक है, जिसमें एग्जांपल लेते हैं, राइस के बाद हम लिनसीड लगा सकते हैं, लेंटिल लगा सकते हैं, ब्लैक ग्राम लगा सकते हैं, चिकपी लगा सकते हैं, मतलब दलहनी फसलें जो भी हैं उसको हम बो सकते हैं राइस के क्रॉप्स के अंदर ही। राइस खरीफ का पौधा है और दाल वाले फसलें भी खरीफ के। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना है कि जिस सीज़न की क्रॉप की बात हम पैटर्न को फॉलो करें उसी सीज़न का होना चाहिए, मतलब खरीफ का, और दूसरा भी पौधा जो हम उस फील्ड पे बोएंगे वो भी खरीफ का ही
होना चाहिए। इतना समझ में आ गया। एडवांटेज की बात कर लेते हैं। एडवांटेज क्या है, इसके फ़ायदे क्या क्या होंगे। सिंपल सी बात है भाई, बेटर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे रेसिडुअल मॉइस्चर का और फर्टिलाइज़र का। ठीक है, तो जो भी फार्म में जो मॉइस्चर था, सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर एबिलिटी थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा अब वो दूसरा पौधा जो हम सो किए हैं वो अडाप्ट कर पाएगा, उसको यूटिलाइज कर पाएगा। ठीक है, और फर्टिलाइज़र का जो भी सॉइल में जो न्यूट्रिएंट थे जो ऐसे ही पड़े हुए हैं, उनको अगर हम दूसरा पौधा बो दिए हैं तो वो भी उसको क्या करेंगे, पूरी तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आपका जो है वो बचेगा। जैसे आप अलग से अगर एक वही लेंटिल पौधा लगाए होते या लिनसीड लगाए होते या चिकपी या पिजन पी जो भी आप लगाए होते, तो उसका जो होता, उसका जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन आता वो ज़्यादा आता, क्योंकि आपको फिर से जुताई करनी पड़ती, फिर से हैरोइंग करनी पड़ती, कल्टीवेटर चलाना पड़ता, तो ये सारे कॉस्ट बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप उसी फील्ड पे लगा देते हैं जिसमें एक बार आपने प्लॉइंग की थी, बाकी सारी चीज़ें की थी, तो उन सब का खर्चा बच जाता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के भी, इरिगेशन का भी, क्योंकि आप जो भी इरिगेशन और बाकी इंटर कल्चरल अपडेट ऑपरेशन अडाप्ट करेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया है इंटरक्रॉपिंग में कि आप ऑन द बेसिस ऑफ जो मेन क्रॉप है उसके बेसिस से करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप जो मेन क्रॉप को पानी दे रहे हैं, तो साथ में आपका जो सब्सिडरी क्रॉप है, जो इंटर क्रॉप है, या जो आपका आप कह सकते हैं कि जो आपका इंटर क्रॉप है, सब्सिडरी क्रॉप है और माइनर क्रॉप है, उसका भी इंटरकल्चरल ऑपरेशन साथ में हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बच जाता है। ठीक है, लेबर रिक्वायरमेंट कम होता है, जाहिर सी बात है, जो लेबर रिक्वायरमेंट होगी वो भी कम होगी, क्योंकि एक ही लेबर से आप दोनों काम करवा लेंगे, बार बार आपको लेबर लगवाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इंसिडेंस ऑफ पेस्ट डिजीज एंड वीड्स इज लीव ड्यू टू द अर्ली सोइंग ऑपरेशन। आप पहले ही उसको सो कर दे रहे हैं। जैसे लेंटिल का एक पीरियड है, उस टाइम पे अगर सो करेंगे तो उस टाइम पे जो डिजीज़ हैं और जो उस आपके इंसेक्ट एंड पेस्ट का जो डोमिनेंसी लेवल होगा वो हाई होगा। लेकिन आप समय से पहले बो दे रहे हैं तो पौधा पहले अपने आप को मैच्योर कर लेगा, अपने आप को एक ग्रोथ में आ जाएगा। जब ग्रोथ में आ जाएगा तो वो एक प्रकार का वो जो इंसेक्ट जिस टाइम पे अगर हम सो करते उस पे अटैक करता, अब यहाँ उतना उसका इन्फेस्टेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एक आपको फ़ायदा मिलता है रिले क्रॉपिंग के अंदर। ठीक है, डिसएडवांटेज की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज देखा जाए तो पहला है कि क्रॉप फेलियर का रिस्क ज़्यादा होता है, कि अगर आप रिले क्रॉपिंग कर रहे हैं और सही से आपने कभी एक मिस्टेक कर दी, भूल कर दी, क्रॉप सो नहीं कर पाए, ठीक है, मतलब जो भी इंटरकल्चरल ऑपरेशन आपको फॉलो करने थे वो मिस आउट हो गया, तो क्रॉप फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एक साथ दोनों क्रॉप क्या हो सकते हैं, फेल हो सकती है। ठीक है, हार्वेस्टिंग जो होती है मशीनरी से, मशीन से, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि आपके पौधे एक दूसरे के बाद सोन है, लाइन में सोन है, तो वहाँ मशीन चलाना और आप कंबाइनर चलाना, ये सब थोड़ा दिक्कत का काम हो सकता है। तो आपको मैनुअली हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है, ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। लैक ऑफ एबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर। अब भाई स्किल्ड लेबर को सिखाना पड़ता है कि भाई देखो इसमें हैंड पिकिंग करना है, इसको ऐसे काटना है। ठीक है, तो वो सब एबिलिटी हो जाती है। कभी कभी स्किल्ड लेबर हमको नहीं मिलते हैं, तो हमारा सही टाइम पे जो हमको हार्वेस्टिंग करना था वो नहीं हो पाता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि अगर सेम फैमिली के क्रॉप अगर हम सो कर दिए हैं सही टाइम पे, तो वहाँ जो हमारा इंसेक्ट पेस्ट एंड वीड का जो इन्फेस्टेशन है वो बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसके क्या थे, डिसएडवांटेज थे। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो आज के हम लोग इस वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे। हम वीडियो को थोड़ा शॉर्ट बना रहे हैं जिससे कि आपको वीडियो ज़्यादा बोरिंग ना लगे। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका जो यूनिट 2 का पार्ट 5 हम बनाएंगे, उसमें हम लोग जो एले क्रॉपिंग है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करिए। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपको पीपीटी बना के दे रहा हूँ, उसका नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों तक लेके जाइए, अपने कॉलेज में शेयर करिए। ठीक है, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ठीक है, लाइक करिए, अपनी वैल्यूएबल कमेंट दीजिए और मन लगा के पढ़िए। ठीक है, और एट लास्ट आप अपना ख्याल रखिए।
तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।